डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आपको मिलेगा EMF इन द 2, दैट इज द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? EMF जनरेटेड इन द सेकेंड कॉइल, दिस इज द नेट फ्लक्स, बेसिकली दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी, और उसका डेरिवेटिव दिस इज द d कैपिटल phi 2 by dt. This is the EMF generated in secondary is what? Mutual inductance into rate of change of current in the primary. तो यह भी हमारी डेफिनेशन हो गई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं that it is the EMF generated, that is EMF generated in circuit 2 when rate of change of current in circuit 1 is unity. That is very simple. This is what? Mutual inductance. तो मेथड टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वही है, हमें क्या करना होगा? N2 phi 2 को रिलेट करना होगा MI1 से, और यहां M फाइंड करने के लिए आपको N2 phi 2 डिवाइड बाय I1 करना होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने की इस मेथड को आप एक एग्जांपल से समझते हैं हम। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका हम यहां पर एक बार फिर यूज करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स फाइंड करते हैं। यहां पर N1 I1 फर्स्ट कॉइल की क्वांटिटीज है। N1 is the number of turns in the first coil, I1 is the current in the first coil, while N2 is the number of turns in the second coil. दोनों कॉइल की रेडियस हम सेम ले रहे हैं, और दूसरी बात दोनों कॉइल एक दूसरे के इतना पास है कि इसका पूरा फ्लक्स इसके पास हो रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये कॉइल्स एक दूसरे के साथ में किस तरह फिजिकली ओरिएंटेड है। तो अभी हम यह मान रहे हैं कि दोनों कॉइल एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास में। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे N2 phi 2 MI1, N2 number of turns in the secondary, phi 2 is the flux in the secondary, while it is the magnetic field due to first coil in area of the second coil. इस बात को ध्यान रखना है आपको, फील्ड फर्स्ट कॉइल में जनरेट हो रही है और वह फील्ड जो है सेकेंडरी कॉइल के ऊपर इफेक्ट कर रही है, उसका लिंक फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से। तो हमें सेकेंडरी कॉइल का एरिया कैलकुलेट करना होगा, दैट इज A2। तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी, दैट इज μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई N1 I1 डिवाइड बाय R। ध्यान से देखिए 2 पाई NI बाय R हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई N1 I1 बाय R। यह तो हमारा B हो गया, और एरिया ऑफ द सेकेंड कॉइल इज पाई R स्क्वायर, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। यह हो गया आपका N2 phi 2 MI1। ऑब्वियसली I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M की वैल्यू क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? यह हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, दिस इज μ0 बाय 2, यह पाई रहेगा लेकिन N1 N2 रहेगा। यहां पर रिलेशन बड़ा आसान है, N1 N2 आ रहा है, बस N स्क्वायर की प्लेस पर N1 N2 आ रहा है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R। तो इसी तरह से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलोनॉइड फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी? N2 phi 2 इज इक्वल टू MI1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलोनॉइड के बजाय मैं आपको एक सोलोनॉइड और एक कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने की टेक्निक बताता हूं। वहां पर साइजेस डिफरेंट है, कॉइल का साइज और सोलोनॉइड का साइज डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं वहां पर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना चाहते हैं एक कॉइल और एक सोलोनॉइड का। इंटरेस्टिंग बातें देखिए आप, कॉइल की रेडियस हम ले रहे हैं R1, सोलोनॉइड की रेडियस हम ले रहे हैं R2। साफ दिख रहा है फिगर से कि R1 ग्रेटर देन R2 है, दैट इज R2 लेस देन R1 इन फैक्ट।
और सोलोनाइड एक्सिस के अलॉन्ग है, कॉइल के एक्सिस के अलॉन्ग है सोलोनाइड। अब हम कॉइल में करंट अज्यूम करते हैं I1, कॉइल में करंट अज्यूम करते हैं I1, और कॉइल के करंट सोलोनाइड से लिंक फ्लक्स फाइंड करना आसान होगा। सोलोनाइड का फ्लक्स, अगर सोलोनाइड में करंट अज्यूम करते हैं आप, तो क्या होगा, सोलोनाइड में अगर करंट अज्यूम करते हैं, सोलोनाइड की फील्ड कुछ इस तरह से होगी, और उससे आप कॉइल को कैसे लिंक कर पाएंगे मुझे नहीं पता, मुश्किल होगा, डेफिनेटली मुश्किल होगा। इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, कॉइल में करंट फाइंड करते हैं, क्योंकि कॉइल बड़ी है, कॉइल के सेंटर पर फील्ड हमें पता है कितनी होगी, कॉइल के सेंटर पर फील्ड लिख लेते हैं μ0/4π 2π N1 is the number of turns in the coil. Suppose 2π N1 and I1 divided by R1. This is the field on the axis of the coil. तो यह सारी फील्ड आपकी लिंक हो जाएगी सोलोनाइड से। सोलोनाइड थोड़ी सी बड़ी है लेकिन along the axis of the coil है। तो अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं N2 phi2 MI1. This is the relation. N2 number of turns in the solenoid. अगर solenoid की length suppose L है, L is the length of the solenoid, and N is the number of turns per unit length in the solenoid. तो total number of turns in the solenoid हो जाएगा N into L. N2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा number of turns per unit length into length of the solenoid, that is N into L. तो यहां हम लिखेंगे N into L. phi2 मतलब सोलोनाइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द सोलोनाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्यू टू कॉइल 1 है और वो होगी μ0/4π। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड 2π N1 I1 डिवाइड बाय R1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलोनाइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के कारण हुई है वह मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड के एक्सिस से लिंक है, सोलोनाइड से लिंक है, और सोलोनाइड का एरिया देखते हैं πr2²। तो आप देख रहे हैं यहां पर केसेस पे डिपेंड करता है, अलग अलग केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होंगे। तो आप देख रहे हैं किसका फ्लक्स कहां लिंक हो रहा है, करंट प्राइमरी में है, कॉइल में है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनाइड है वह यह है, और सोलोनाइड का एरिया, तो यह फ्लक्स लिंक हो गया सोलोनाइड से इनटू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I1 कैंसिल होने के बाद M क्या होगा, यह होगा μ0/2, पाई कैंसिल, दिस इज कैंसिल, N1 NL अगर आप चाहें तो N2 लिख सकते हैं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, R1 इंटू πr2², πr2² इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलोनाइड। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कॉइल और एक सोलोनाइड का, जहां सोलोनाइड छोटी रेडियस का है और कॉइल बड़ी रेडियस का है। उल्टा अगर हो गया कि कॉइल छोटा है और सोलोनाइड बड़ा रेडियस का है, तब हमें सोलोनाइड के एक्सिस पर करंट फाइंड करना होगा और कॉइल से लिंक करना होगा। सपोज आपका कुछ इस तरह से हो गया, कॉइल अंदर है, सोलोनाइड बाहर है, तो आप सोलोनाइड में करंट फ्लो करेंगे और कॉइल से लिंक करेंगे उसे, तो फॉर्मूला डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, लेकिन रिलेशन यही रहेगा, M इज दिस, और उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम, ये मेथड आपने सीखी, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, और एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छे से आना चाहिए, काफी प्रॉब्लम्स बनती है इस पर। तो कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। एक इंडक्टर है आपका, उसमें करंट है 0 सपोज, अब चाहते हैं आप कि उसमें करंट एस्टैब्लिश हो जाए और वो हो आई करंट। अगर आई करंट आप इसमें एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इमीडिएटली तो कभी एस्टैब्लिश होता नहीं, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है इंडक्टर में, और करंट अगर इंक्रीज होता है धीरे धीरे तो आप वर्क डन कर रहे हैं एक्चुअली। या आप एक इंडक्टर की कंडीशन को देखिए क्या होता है, अगर इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ di/dt, तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा इसमें, इंडक्टर है, L इंडक्टेंस है इसका, तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो होगा L di/dt। और
यदि आप इसमें आई करंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आई करंट है अगर यहां पर, इफ द करंट इज आई, टाइम वैरिंग करंट इज आई, ईएमएफ इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन बट करंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पर अगर आई करंट है और वह चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ डी आई बाई डी टी, ईएमएफ हो जाएगा इंड्यूस एल डी आई बाई डी टी। तो जो पावर आप यूज कर रहे हैं वो पावर होगी E इंटू आई, दैट इज द ईएमएफ इंटू करंट। पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज द E इंटू आई। सो इट इज आई एल डी आई बाई डी टी बेसिकली। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं एल डी आई बाय डी टी इंटू आई। Well, what is the power? Power is the rate of work done with respect to time. तो आप dw की वैल्यू लिख सकते हैं एल आई डी आई। दिस इज द वर्क डन टू स्टैब्लिश द करंट, टू इंक्रीज द करंट थ्रू डी आई। डी आई इज द वर्क डन टू इंक्रीज द करंट थ्रू डी आई। आप थोड़ा सा करंट बढ़ाएंगे तो आपको वर्क डन करना होगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? एल आई डी आई। वर्क डन पूरा कैलकुलेट करते हैं, 0 टू डब्ल्यू, 0 टू आई करंट। तो ये हो जाएगा W, दैट इज द वर्क डन, दैट इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी। क्योंकि आप सिस्टम पर वर्क डन कर रहे हैं तो वो स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होगा। एल आई डी आई, एल इज कॉन्स्टेंट, आई डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर बाय 2, आई स्क्वायर बाय 2। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज एल आई स्क्वायर बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। एक और बात मैं आपको बताता हूं, हमने क्या किया था जब कैपेसिटर की बात करी थी। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्या थी? हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। लेकिन वहां मैंने कहा था कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड U, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो था वो U था, वह कितना होता है? वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। उसी तरह से एक इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो मैं कह सकता हूं एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वही उसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वहां मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E स्क्वायर। इसी के एनालॉगस फॉर्मूला हो जाएगा U। यूज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, और यह होगा B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा यह, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होगी। तो आइए देखते हैं इस पर एक सिंपल सा एग्जांपल। A 0.20 centimeter radius cylinder, 3.0 centimeter long, is wrapped with wire to form an inductor. एक सिलेंडर पर आपने वायर रैप कर दिया है और उससे आपने एक इंडक्टर बनाया है। At the instant the magnetic field in the interior is 5 millitesla. B is given, it is 5 into 10 to the power minus 3 Tesla. The energy stored in the field is about, यहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी कुछ इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर होगी, एनर्जी जो स्टोर होगी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। यदि आपके पास फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड का तो आप यूज कर सकते हैं उसे, हाफ एल आई स्क्वायर। लेकिन यहां पर आपके पास करंट की वैल्यू भी नहीं है और न ही इंडक्टर की वैल्यू है। लेंथ आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको नहीं पता है, तो आप इंडक्टेंस की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहां यूज करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड मिलेगी हमें। दिस इज म्यू 1/2 बी स्क्वायर इज 5 मिली टेस्ला का स्क्वायर, 5 मिली टेस्ला का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट इज 10 to the power minus 7 इंटू 4 पाई। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7 होता है। पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज 0.2 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.2 इंटू 10 to the power minus 2 स्क्वायर। 0.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है हमने, इंटू लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 to the power minus 2। कैलकुलेट करते हैं। पावर देखिए, यहां पर पावर हो जाएगी -6, -3 इंटू 2 -6 पावर, या -4 और यहाँ -2, तो -6 -4 -2 टोटल पावर हो जाएगी 10 to the power -12 डिवाइड बाय 10 to the power -7, तो टोटल पावर हो जाएगी 10 to the power -5। पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 0.2 हो जाएगा 1, दोनों का स्क्वायर है इसलिए 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू 0.2 होता है 1, 5 इंटू 0.2 होगा 1। 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 दैट इज 3/8। 3/8 इज नियरली 3.75 इंटू 10 पावर -1 बेसिकली, इंटू 10 पावर -5 ऑलरेडी है यहाँ पर। 3/8 हो जाएगा 3.75 इंटू 10 पावर -1 नियरली, तो इससे हम नियरली वैल्यू लेंगे 3.8 इंटू 10 पावर -6 जूल ऑब्वियसली। So this is the formula and this is the method to find the energy stored in form of magnetic field. इंटरेस्टिंग है, आपके पास कौन सा फॉर्मूला था? यह था। ज्यादातर लोगों को यह फॉर्मूला याद रहता है, यह भूल जाते हैं, तो यहां भी इसे भी गलती से एनर्जी की तरह याद रखते हैं, जबकि एनर्जी नहीं है। बी स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू नॉट जो है वो एनर्जी डेंसिटी है, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूज इट। आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर दो इंडक्टर को हम पास रखते हैं तो दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को इफेक्ट करता है और उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। यह सपोज L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, सेकेंड सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस। तो दोनों को फ्लक्स एक दूसरे से कपल हो रहा है। कपलिंग का मतलब दोनों का फ्लक्स कितने अच्छे से कपल हो रहा है। अगर फ्लक्स पूरी तरह से कपल हो रहा है तो हम कहेंगे परफेक्ट कपलिंग। और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो होगा K टाइम्स अंडर रूट ऑफ L1 L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया था वह परफेक्ट कपलिंग के लिए था। वहां हमने ये अज्यूम किया था कि पूरी तरह से फ्लक्स लिंक हो रहा है। अगर दो कॉइल को एक दूसरे के ऊपर ले लिया जाए पूरी तरह से और वहां म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया जाए, तो हमने दिखा रहा था फॉर्मूला N1 N2 N एक्सेट्रा, तो वहां हमने फ्लक्स को पूरी तरह से कपल किया था। अगर फ्लक्स कपल नहीं होता है पूरी तरह से तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M की जो वैल्यू होगी वो K टाइम्स अंडर रूट L1 L2 होगी। तो अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया था वो M मैक्स था, बेसिकली मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। वाइल कपलिंग आप देख सकते हैं, कपलिंग जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M अपीयर होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है सर्किट का, उनको आपस में कपल करने पर M म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है, तो K होगा M अपॉन अंडर रूट L1 L2। K की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। K इज इक्वल टू 1 मतलब परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट कपलिंग मतलब 100% फ्लक्स लिंक विद वन अनदर, दैट मीन्स फ्लक्स इज लिंक perfectly. While if K is 0, no flux is linked. No flux is linked. That means circuits are far apart. सर्किट एक दूसरे से बहुत दूर है, एक दूसरे में बिल्कुल भी उनका फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। तो आइए आगे देखते हैं हम कुछ और बातें छोटी छोटी, कभी कभार किसी एग्जाम में पूछा जाता है।
कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, अगर दो इंडक्टर है हमारे पास, हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा देखिए, खासकर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं हम। सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, दिस इज L1, दिस इज L2, एक इक्विवेलेंट इंडक्टर होगा जिसे कहेंगे L। L इज बेसिकली हियर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। और M की जो वैल्यू है वह आपको लेना होगी जो हमने अभी सीखी है, M जो होगा K टाइम्स अंडर रूट L1 L2 होगा। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कैसे हो रहा है ये? नॉर्मली हम देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं। रेजिस्टेंस होता है R इज R1 प्लस R2, तो इंडक्टर भी L इज L1 प्लस L2 होंगे, लेकिन जब K 0 हो। अगर इंडक्टर, यहां दो बातें साफ समझ में आ रही, इफ इंडक्टर्स आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो L1 प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो इससे हम सीधे सीधे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 लिख देंगे, फार अपार्ट है तो। और अगर फार अपार्ट नहीं है, इफ कपल्ड, अगर कपल किए हुए हैं, मतलब एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक हो रहा है, तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, वेयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा ये देखना भी जरूरी है। एक केस ऐसी होगी जब एक का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है। देख सकते हैं आप, दोनों का फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है। अगर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो सपोज, तो दोनों का फ्लक्स एक डायरेक्शन में ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे कुछ इस तरह से कनेक्ट किया, तब एक का फ्लक्स दूसरे का अपोज करेगा, उस केस में माइनस होगा। यहां पर तो प्लस होगा या माइनस होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होगा। इस पर ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती, लेकिन कंसेप्ट समझना बड़ा अच्छा लगता है कि आप देखिए इंडक्टर किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। उनका खुद का इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही L1 प्लस L2, और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्लस या माइनस में होगा। तो यही है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। और इसी तरह से पैरेलल में अगर आप देखना चाहें, पैरेलल में भी मुझे यही कहना होगा, फार अपार्ट कंडीशन ही लेना चाहिए। फार अपार्ट कहें और से नो कपलिंग, नो कपलिंग ऑफ फ्लक्स, दैट इज बेटर टर्म, देयर इज नो कपलिंग ऑफ फ्लक्स। देन दिस विल बी L1 L2 इन द पैरेलल हो जाएंगे, 1 upon L, that is 1 upon L1 plus 1 upon L2. This will be another single capacitor, single इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो आगे देखते हैं हम। फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। 3.5 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 4.5 मिली हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। Two inductors are in parallel. When the total EMF of the combination is 16 volt, EMF of the combination is 16 volt, इसका मतलब दोनों पर 16 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। The rate of change of current in the larger inductor is, larger inductor is suppose 4.5 millihenry and smaller is suppose 3.5 millihenry. इसमें हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फाइंड करना है। व्हाट इज द EMF? EMF इज इंडक्टर इनटू di by dt. EMF is given 16. Inductor is given 4.5 into 10 to the power minus 3 di by dt. So rate of change of current in the second one is di by dt will be equal to 16 upon 4.5 into 10 to the power minus 3. इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नियरली 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड होगा। देयर इज नो आंसर, वी कैन करेक्ट द आंसर्स। यहां 10 टू द पावर 3 जरूर होगा। सो आंसर इज बी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द लार्जर इंडक्टर। स्मॉल इंडक्टर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर उसमें जो EMF है वो 16 वोल्ट है,
पैरेलल में ईएमएफ दोनों का सेम होता है, हमें उस स्मॉलर वन के इंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो आगे देखते हैं हम देख रहे हैं ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। दिस इज एलआर सर्किट। यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है और हम सबसे पहले S1 क्लोज करते हैं। हम जैसे ही इसे क्लोज करते हैं सर्किट में करंट स्टार्ट होगा। करंट कितना था जब हमने सर्किट क्लोज किया, उसके पहले करंट कितना था? उसके पहले करंट था 0। लेकिन जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं करंट कितना होगा यह हमें समझना है। हमने सीआर सर्किट भी सॉल्व किया था, उसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं। सपोज हमारा करंट है I, लेकिन सिर्फ करंट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता होना चाहिए। तो इस पूरे लूप में अभी S2 ओपन है, इसलिए इस पूरे लूप में अगर हम किरचॉफ लॉ यूज करें तो यहां से यहां तक चलते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो A से हम चलते हैं B तक, तो हमें E वोल्टेज गेन मिलेगा माइनस VL, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? करंट अगर I है तो VR दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज IR, तो यहां IR लॉस होगा। फिर आगे चलेंगे तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट अगर इंक्रीज होता है तो इंडक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट करता है। करंट अगर इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, सपोज राइट डायरेक्शन में है करंट यहां पर, और यह करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी अब, क्योंकि इनिशियली 0 करंट था। अब जैसे सर्किट क्लोज करेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वह करंट का अपोज करेगा। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव होगा और यहां पर नेगेटिव होगा। हायर पोटेंशियल ये होगा, लोअर पोटेंशियल ये होगा, और यह पोटेंशियल डिफरेंस जो VL होगा वह L di/dt होगा। तो माइनस L di/dt लिखेंगे हम यहां पर इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा di को हमने एक तरफ ले लिया है, di/e माइनस IR लिखेंगे और यहां लिखेंगे dt/L। तो dt/L इसे इंटीग्रेट करेंगे हम 0 टू मैक्सिमम करंट, क्योंकि करंट इनिशियली कितना था? 0। टाइम इनिशियली कितना था? 0। टाइम फाइनली कितना टाइम था? सपोज फाइनल टाइम इज t। तो जब टाइम 0 था करंट 0 था, जब टाइम t था करंट I था। जिसे इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा करंट I। दिस इज द 1/लीनियर फंक्शन। 1/लीनियर फंक्शन का लॉग लेना होता है हमें। लॉग लेने के बाद इंटीग्रेट करेंगे हम यहां पर एंटी लॉग, तो यहां मिलेगा t/L प्लस कांस्टेंट। तो I की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं इनफैक्ट, क्योंकि मैं पूरा इंटीग्रेट करके आपको नहीं बता सकता। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए इतना। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आसानी से आना चाहिए आपको, और नहीं आती है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए बस। I इज इक्वल टू E/R 1 माइनस e⁻ RT/L। यह फॉर्मूला वैसा ही है जैसा कि हमने पहले देखा था। I इज इक्वल टू I0। I0 इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब करंट इसमें मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट चेंज क्या होगा? करंट चेंज 0 हो जाएगा। करंट चेंज 0 होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 0 होगा। जब मैक्सिमम करंट होगा तो di/dt 0 होगा, इसका मतलब VL 0 होगा। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल E है वो यहां अपीयर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सर्किट में केवल रेजिस्टिव इफेक्ट रहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहेंगे। तो करंट हो जाएगा E/R। दिस इज I0 दैट इज E/R दैट इज द मैक्सिमम करंट। 1 माइनस e⁻t/τ, और टाउ यहां पर जो टाउ है वह L/R है। इसकी यूनिट भी वही रहेगी, टाइम की जो यूनिट है। तो यह हो गया आपका टाउ। और व्हाट इज I0? बहुत अच्छे समझने की कोशिश करें I0 क्या है। जब आप T0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? T0 होगा तो यह 0 होगा, e⁻0 होगा, e⁻0 होता है 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। I0 इज बेसिकली 0। मतलब जब आप स्विच क्लोज करते हैं
तो करंट स्टार्ट होता है इंक्रीज होना, उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है मैक्सिमम होता है, क्योंकि जीरो से कोई चीज बढ़ना चालू होती है तो तेजी से बढ़ना चालू होती है, वहां पर मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा इंडक्टर के अक्रॉस, और इतना ईएमएफ जनरेट होगा कि इस ई का पूरा अपोज कर देगा करंट स्टार्ट होने के जस्ट आफ्टर टाइम t टेंड्स टू 0 की बात करते हैं, तो जस्ट आफ्टर द सर्किट इज क्लोज्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपको 50 मिलेंगे और सब में इसी बात को समझना है कि जस्ट आफ्टर द सर्किट इज क्लोज क्या हो रहा है। इट बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट, या इट बिहेव्स लाइक ए बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी के इक्वल ईएमएफ के अपोजिट बैटरी की तरह काम करता है। और सीधी बात कहूं तो करंट इमीडिएटली चेंज नहीं होता है, जो है करंट वही रहेगा। अगर करंट 0 था, आपने सर्किट क्लोज किया, तो करंट जस्ट क्लोज करने के बाद 0 ही होगा। इमीडिएटली करंट इंडक्टर के अक्रॉस चेंज नहीं होता है, तो जितना करंट उतना ही होगा, इसलिए I0 इज 0। इसका टाइम के साथ जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, करंट का टाइम के साथ जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। दिस इज द कंसेप्ट फॉर द टाउ, और टाउ के लिए हम पहले ही सीआर सर्किट में देख चुके हैं डेफिनेशन। टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो यहां भी आप सिमिलर कंसेप्ट से देख सकते हैं। तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट देख सकते हैं। इसी तरह डीके ऑफ करंट देखते हैं हम, डीके ऑफ करंट कैसे होगा, और सर्किट में करंट का टाइम के वर्सेस ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देख सकते हैं आप, ग्रोथ ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द करंट एक्सिस, एंड सपोज there is a current which is going to be maximum current, and this is the time axis. Initially आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट जो करंट का है di by dt है वो मैक्सिमम है, यहां पर स्लोप मैक्सिमम है, यहां पर स्लोप कम हो गया, आगे जैसे जैसे जा रहे हैं स्लोप कम होता जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम होता जा रहा है। इसका मतलब VL कम होता जा रहा है। बहुत आगे जाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब VL 0 हो जाएगा, क्योंकि VL जो होता है VL जो होता है L di by dt होता है। तो इनिशियल केस में यहां पर di by dt मैक्सिमम है, इसलिए यहां पर VL मैक्सिमम है। और I नॉट की वैल्यू तो हम जानते ही है, E by R, दैट इज द EMF इन द सर्किट डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब व्हाट इज टाउ? व्हाट इज टाउ? व्हेन t इज इक्वल टू टाउ, when t is equal to tau, current reaches the 0.63 the maximum value. This is the definition for the tau. Current gets the 0.632 times the maximum current. तो करंट की वैल्यू टाउ एक टाइम कांस्टेंट के बाद, दिस इज द टाइम कांस्टेंट बेसिकली, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट गेट्स 63.2% of the maximum value nearly। तो हम डीके ऑफ करंट देखते हैं। डीके ऑफ करंट देखने के लिए इस सर्किट को हम देखते हैं। रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, काफी देर से कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा? जब काफी देर से कनेक्ट कर रखा है हमने, तो करंट क्या होगा? करंट की वैल्यू हमने देखी थी, I is I नॉट 1 minus e to the power minus t by tau। काफी देर से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब t tends to infinity। t tends to infinity है, e to the power minus tends to 1 upon e to the power infinity, that is 1 upon infinity, that is equal to 0। That means this term 0, this terms become very small, tends to 0 when t tends to infinity। When t tends to infinity, तो मैं ही कहूंगा when t tends to infinity, I tends to I नॉट। और से आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और से स्टडी स्टेट, दोनों बात कही जा सकती है। से आफ्टर ए लॉन्ग टाइम और इन द स्टडी स्टेट I becomes I नॉट, दैट इज E by R। तो यहां पर इनिशियल केस अब हमारी हो गई एक प्रकार से। अब इस सर्किट में ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I नॉट करंट इज फ्लोइंग, और अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसे क्लोज करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा, करंट इस पाथ में फ्लो होगा, बैटरी शॉर्ट हो गई है।
तो जिस इंस्टेंट पर इसे हम शॉर्ट करते हैं उस इंस्टेंट पर करंट क्या होगा, और अब करंट डीके होना चालू होगा। इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू ड्रॉप होगी। अगर करंट ड्रॉप होता है तो इंडक्टर एक फॉरवर्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। इसके कारण यह एक बैटरी की तरह काम करेगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो होता रहेगा लेकिन करंट की वैल्यू कम भी होती रहेगी। करंट फ्लो होगा, करंट की वैल्यू कम होगी तो फॉरवर्ड ईएमएफ होगा तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो करंट की वैल्यू भी कम भी होगी क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी स्टोर थी इंडक्टर में वह पूरी लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हाफ LI² जो है वह एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी अक्रॉस द हीट लॉस अक्रॉस रजिस्टर। दिस इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। लेकिन किस रेट से करंट डीके होगा इसे समझते हैं हम। इस सर्किट में केवल दो एलिमेंट है, एक तो VR है, VR माइनस VL हो जाएगा 0। VR होता है IR और VL होगा LdI/dt माइनस का, दैट इज 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा I इज I0। I0 इज द इनिशियल करंट। अब यहां पे I0 जो है इनिशियल करंट है, I0 इज इनिशियल करंट। और लास्ट केस में हमने क्या देखा था, I0 वाज द करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अब वहां पर हमने ग्रोथ देखा था। अब हम डीके देख रहे हैं। जब क्लोज करेंगे सर्किट तो डीके होना करंट चालू हो जाएगा। तो अब करंट जो था वो इनिशियल हो गया बेसिकली, क्योंकि अब हमारा I0 इनिशियल करंट है, इनिशियल करंट। अब ड्रॉप होना चालू होगा करंट, तो करंट ड्रॉप होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए T0 पर e to the power 0 is 1। When T0 e to the power 0 is 1, so I is I0. That means current 0. This is the current when time is 0. This is the current when time t is 0. This is the function of time t। इस तरह से लिखा जाना चाहिए हमें। तो अब क्या हो रहा है यहां पर देखिए, टाउ तो सेम है L/R, टाउ तो टाइम कांस्टेंट है L/R। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा e to the power माइनस में क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यह टर्म छोटी होती जाएगी। विद द टाइम दिस टर्म विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। विद द टाइम दिस टर्म विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, फाइनली इट बिकम 0। तो मैं कहूंगा e to the power माइनस t/tau टेंड्स टू 0 when t tends to infinity. So current drops to the 0. ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया जा सकता है। ये एक्सपोनेंशियल ड्रॉप है और एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो हम अच्छे से जानते हैं अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा है हमने। दिस इज I0 मैक्सिमम करंट, दिस इज I एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। एंड दिस इज द टाउ। एक टाइम पीरियड में करंट जो है मैक्सिमम का 36.8% ड्रॉप हो जाएगा। I0 इंटू 36.8 बाय 100 परसेंटेज लेना चाहिए, तो 36.8% हो जाएगा। दैट मीन्स I बिकम्स 0.368 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो यह भी हमें याद है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी, 0.368 टाइम्स द मैक्सिमम करंट। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द टाइम कांस्टेंट। यही तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है और अप्लाई करना है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम करंट क्या है, मिनिमम करंट क्या है। तो यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहते हैं LR सर्किट की, करंट फाइंड करने की। इनिशियल करंट और फाइनल करंट ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनिशियल करंट फाइनल करंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। सपोज दिस इज R डैश एंड दिस इज एन इंडक्टर। इनिशियली ये सर्किट ओपन है, यहां से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पक्की बात है। जैसे सर्किट क्लोज करते हैं क्या होगा, जैसे सर्किट क्लोज करते हैं यहां से करंट स्टार्ट होगा, सपोज I। तो मैं कहूंगा I0 फाइंड करना है मुझे, I0 फाइंड करना है। दैट इज द करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। दैट इज द करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0।
कितना होगा यह करंट? जब यह सर्किट ओपन था, इंडक्टर के अक्रॉस करंट 0 था। जैसे सर्किट क्लोज होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट यहां फ्लो होगा, यहां फ्लो होगा, लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस आप सडनली करंट चेंज नहीं कर सकते। करंट यहां से फ्लो होगा, जरूर होगा, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस आप करंट सडनली फ्लो नहीं कर सकते। इसलिए इसमें t0 पर करंट 0 था, तो t जस्ट क्लोज करने के बाद भी जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग द सर्किट करंट 0 ही रहेगा, करंट इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो करंट है केवल इसी सर्किट में फ्लो होगा, और जब करंट केवल इस सर्किट में फ्लो होगा तो मुझे इस सर्किट में सिंगल लूप का फॉर्मूला लगाना है और करंट फाइंड करना है। वह करंट क्या होगा? वह करंट होगा E/R प्लस R', क्योंकि सिंगल लूप में करंट फाइंड करने वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। दिस विल लाइक टू बी ओपन सर्किट। इनिशियली इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या ऐसा कहें कि उसके अक्रॉस करंट जो है वही रहेगा। अगर करंट 0 है तो 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? करंट तो स्टार्ट हो ही गया है, इसमें करंट इंक्रीज होना चालू होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू होगा, और I इंफिनिटी फाइंड करना है मुझे। I इंफिनिटी का मतलब, इसका मतलब है करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इंफिनिटी टाइम तो कभी किसी ने देखा नहीं है, करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी अच्छे टाइम के बाद। क्या होगा करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम? यह एक इंडक्टर है, जब करंट स्टडी स्टेट हो जाएगा तो इसके अक्रॉस करंट कांस्टेंट हो जाएगा। इसके अक्रॉस करंट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया? 0 हो गया। अगर यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, इसका मतलब इसको आपने शॉर्ट कर दिया। भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वायर लगा देंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब आपने एक प्रकार से एक वायर लगा दिया, तो इस रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जो भी करंट आएगा इस सर्किट में नहीं जाएगा, सीधे इधर चला जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं करंट। सीधी सी बात है, करंट अगर जाएगा तो फिर इस रास्ते से जाएगा, क्योंकि यहां 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो सीधे करंट यहां फ्लो हो जाएगा। इट इज शॉर्टेड नाउ। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो मैं कह सकता हूं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। मतलब आप उसने शॉर्ट कर दिया, उसके कनेक्टर को मिला दिया है, एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दीजिए उसे आप सीधे सीधे, जैसे कि मैंने यहां पर कर दिया। तो इस सर्किट के बजाय सिर्फ इस सर्किट को देखें तो क्या होगा? दिस इज R, दिस इज R', लेकिन R' में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट केवल इसी सर्किट में फ्लो होगा। तो आप केवल यहां पर सिंगल लूप वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। सिंगल लूप वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर सिंगल लूप वाला फॉर्मूला हो जाएगा E, और रेजिस्टेंस टोटल क्या है? R। इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो केवल पोटेंशियल ड्रॉप E होगा अक्रॉस द R। सो E/R इज द करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इनिशियली इंडक्टर ऐसे ओपन सर्किट बिहेव करता है, लेकिन हमेशा नहीं। करंट ग्रोथ की टाइम बात करें आप, तो अब जैसे सर्किट को आपने यहां से हटा दिया, सर्किट को आपने ओपन कर दिया, तो यह जो करंट है वो यूं फ्लो होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इधर से तो आप जा नहीं सकता कि यहां से ओपन हो गया, तो करंट ऐसा फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो अगर आप इसे कहें कि इनिशियली ओपन सर्किट है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट में जो करंट है, इंडक्टर में जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग द सर्किट, और उसके बाद ये करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होगा और ड्रॉप होता जाएगा धीरे धीरे करंट, और जितनी भी एनर्जी स्टोर थी इंडक्टर में इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वह सारी हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर तो बोलेगा भाई इसको क्लोज कर दिया आपने, इसको हटा दिया, ओपन कर दिया, सब सर्किट को आपने यहां से ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा? करंट तो इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो हो ही रहा है, इमीडिएटली 0 कभी नहीं हो सकता करंट इंडक्टर के अक्रॉस। अगर ऐसा होता है तो इंडक्टर के अक्रॉस एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वोल्टेज क्रिएट होता है, और उसके कारण एयर में चिंगारी आपने देखी होगी, चिंगारी उड़ती है, और उस चिंगारी को आप एक प्रकार से एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। और इसी केस में इंडक्टर को हाथ लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने कुछ खिलौने देखे होंगे जिनको छूने से करंट सा लगता है थोड़ी देर के लिए,
तो वो इसलिए होता है कि उसमें एक सर्किट रहता है जिसमें इंडक्टर लगा होता है और इंडक्टर के अक्रॉस आपके हाथ लगे होते हैं। जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो हैवी करंट जो करंट फ्लो हो रहा है वो इमीडिएटली ड्रॉप होता है। एक फॉरवर्ड ईएमएफ जनरेट होता है जिससे आपको एक बड़ा सा झटका लगता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। An 8.0 millihenry inductor and 2.0 ohm resistor are wired in series to a 20 volt ideal battery. This is an inductor 8.0 into 10 to the power minus 3 Henry. Resistance of 2.0 ohm wired with the ideal battery of 20 volt. This is 20 volt battery. A switch in the circuit is closed at time t0. स्विच क्लोज कर दिया आपने। स्विच क्लोज करते ही क्या होगा करंट? एट विच टाइम द करंट इज 0। हमें यह अच्छे से पता है। इनिशियल करंट कितना था? I0 was 0। मैं ऐसा कहूंगा कि I0 was 0 एंड I0 प्लस का मतलब यह हुआ कि जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। मतलब वही हुआ लेकिन लिमिटिंग वैल्यू की बात आ रही है। तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज करंट इज अगेन 0 बिकॉज इंडक्टर इज देयर। इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वह इमीडिएट चेंज नहीं होता जैसा कि हमने देखा है। तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे आप, करंट विल नॉट चेंज इमीडिएटली। करंट विल चेंज एक्सपोनेंशियली बट विल नॉट चेंज इमीडिएटली। तो स्विच क्लोज करें या ओपन करें, उस इंस्टेंट पर करंट अक्रॉस द इंडक्टर विल नॉट चेंज। Will start changing, but will not change. It will start changing, but will not change. So yes, the answer is what? At which time the current is 0? Current 0 है यहाँ पर, obviously यहाँ पर current 0 है। Immediately after the switch is thrown, the potential difference across the inductor and resistor are. बड़ा आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। Potential difference across the inductor and resistor कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR। VR इज द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दैट इज I into R. We know that I is 0 and R is 2 ohm, it is 0 volt. So VR is 0. What is VL? सर्किट में आप देखिए, अगर यहां VL है, यहां VR है और यह 0 है, तो ये 20 वोल्ट कहां अपीयर होगा? 20 वोल्ट इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होगा। इंडक्टर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप करेगा क्योंकि करंट इसके थ्रू जाना स्टार्ट होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट करेगा। कितना होगा यह ईएमएफ? 20 वोल्ट। क्योंकि यहां करंट अगर 0 है तो VR 0 है, तो VL ऑब्वियसली मस्ट बी 20 वोल्ट बिकॉज इन ए लूप सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी 0। तो 20 इंक्रीज हो रहा है, 20 डिक्रीज हो रहा है और यहां 0 चेंज हो रहा है, इसलिए 20 अगर यहां है तो यहां उसके अपोजिट डायरेक्शन में 20 होगा। सो आंसर इज 20 एंड 0। 20 एंड 0 इज द वन ऑप्शन बी। वी इंडक्टर एंड वी रजिस्टर। इंडक्टर रजिस्टर चाहिए आपको, तो यह आंसर होगा बी। तो इंटरेस्टिंग है। करंट 0 अगर गिवन है तो बड़ा आसान है सब कुछ कैलकुलेट करना। तो आगे देखते हैं हम। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। The diagram shown 3 circuits with identical batteries, identical inductors and identical resistors. This is resistor, this is resistor, this is the inductor, this is a resistor, this is a resistor R and this is the inductor L. This is resistor, this is resistor and this is the inductor. And this is the battery. With EMF E and E suppose. Rank them according to the current through the battery just after the switch is closed. From least to greatest. सब में करंट फाइंड करना है just after the switch is closed. From least to greatest. जैसे स्विच क्लोज करेंगे क्या होगा? जैसे आपने स्विच क्लोज किया, करंट फ्लोना स्टार्ट होगा। सर्किट 1 में करंट देखते हैं। सपोज ये करंट है I1. I1 एट टाइम 0 इज व्हाट? इस सर्किट में सिंगल लूप है और सिंगल लूप में इंडक्टर सीरीज में है। इंडक्टर के अक्रॉस करंट इमीडिएटली चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जैसे ही स्विच क्लोज किया, इंडक्टर के अंदर करंट 0 था और 0 ही रहेगा, इसलिए पूरा करंट
सीरीज में ही जीरो रहेगा, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस जीरो करंट है, इसका मतलब इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट, क्योंकि पहले से करंट जीरो था, तो अब भी करंट जीरो रहेगा। अब सेकंड केस में देखते हैं। सपोज द करंट इन सेकंड केस इज I2। करंट I2 थ्रू द बैटरी कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान रखें, करंट थ्रू द बैटरी कैलकुलेट करना है। तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे आप, यह रजिस्टर सर्किट है, इसमें करंट जो होगा स्विच क्लोज करते ही E/R इसमें फ्लो होगा, प्लस इसमें भी करंट फ्लो होगा, तो वह करंट प्लस करना है हमें, लेकिन इसमें करंट जीरो फ्लो होगा क्योंकि इंडक्टर है। स्विच क्लोज करेंगे, इसमें इस सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, दैट विल सिंपली E/R। लेकिन इस सर्किट में करंट कितना होगा? इस सर्किट में करंट जीरो होगा। स्विच क्लोज करते ही इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज नहीं होगा, और इनिशियली करंट इंडक्टर में जीरो था, तो अभी जीरो रहेगा। दैट मीन्स I2 सिंपली E/R। थर्ड केस में देखते हैं हम, थर्ड केस में क्या हो रहा है। थर्ड केस में करंट है I3। I3 के दो पार्ट है, एक इधर एक इधर। जैसे स्विच आपने क्लोज किया, करंट R और R इस सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां इंडक्टर के करंट चेंज इमीडिएटली नहीं होगा, और इस केस में यहां पर जीरो करंट फ्लो होगा। तो इस पार्ट में जीरो करंट फ्लो होगा, इसलिए I3 जो होगा पूरा इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहां करंट जीरो हो गया, और I3 केवल इस लूप में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब I3 हो जाएगा E/2R, और इस लूप में जीरो करंट है, ऑब्वियसली जीरो है, क्योंकि इंडक्टर में करंट इमीडिएटली चेंज नहीं होता है। पहले जीरो था, स्विच क्लोज करने के बाद भी करंट जीरो होगा। अब देखिए आप, करंट सबसे कम किस में है? फर्स्ट केस में। उससे ज्यादा करंट इसमें है, और सबसे ज्यादा करंट इसमें है। दिस इज E/R, दिस इज E/2R। E/2R इज ग्रेटर देन E/R, सो आंसर इज C। आंसर इज C। I2 is greatest and I1 is least। तो इस तरह से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। इंडक्टर को ओपन सर्किट की तरह यूज करेंगे, और इससे आप एक बात फिर से देखिए, करंट सिर्फ इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो इस लूप में आप सीधे सीधे E/टोटल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसी लूप में है आपका पूरा करंट। इस लूप से आपका कोई लेना देना नहीं है। यह लूप ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एट टाइम t = 0, इसलिए यहां पर करंट आप जीरो लेंगे। सिर्फ इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो E/2R होगा। सो दिस इज द वे टू आंसर द प्रॉब्लम लाइक दिस। अब हम समझते हैं LC ऑसिलेटर क्या होता है। सपोज हमारे पास एक आइडियल कैपेसिटर है और एक आइडियल इंडक्टर है। इनको मिला के हमने एक LC सर्किट बनाया है, और सर्किट को क्लोज करेंगे। कैपेसिटर पहले से चार्ज है, सर्किट क्लोज करेंगे। जैसे सर्किट क्लोज करेंगे क्या होगा? कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जिंग है उसके करंट वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। इमीडिएटली करंट चेंज नहीं होगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा। इस बात को ध्यान रखिए, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, मतलब अल्टीमेटली होगा क्या? कैपेसिटर पे से चार्ज कम हो जाएगा, और इंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। तो कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? कैपेसिटर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, उस इंस्टेंट पर इंडक्टर में मैक्सिमम करंट हो जाएगा, और अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद इसका करंट कम होने लगेगा। करंट कम होगा तो फॉरवर्ड EMF जनरेट होगा, क्योंकि इंडक्टर का मैक्सिमम करंट पहुंच चुका है, और जब मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा उसके बाद कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब करंट ड्रॉप होगा। करंट ड्रॉप होगा तो इसमें फॉरवर्ड EMF प्रोड्यूस होगा, और यह एक बैटरी की तरह काम करेगा और कैपेसिटर को चार्ज करना चालू कर देगा। तो अब करंट कम भी होगा, क्योंकि इसका अपोजिट बैटरी की तरह काम कर रहा है कैपेसिटर चार्ज होता है तो धीरे धीरे अपोजिट बैटरी की तरह काम करता है। तो इस तरह से कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा अल्टीमेटली, देखा जाए थोड़ी देर बाद तो।
और जब कैपेसिटर जिस इंस्टेंट पर फुली चार्ज हो जाएगा उस इंस्टेंट पर करंट 0 हो जाएगा। यहां I मैक्सिमम था और यहां I 0 हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो गया। अब फिर से इधर से डिस्चार्जिंग होगी और उल्टी डायरेक्शन में फिर से ऐसा चार्ज हो जाएगा, फिर ऐसा चार्ज हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, इस तरह से ऑसिलेशन होगा। तो करंट का जो डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वह साइनसोइडल होगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी जो हमने अभी तक देखी है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट LC। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन विल बी अंडर रूट LC 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू 2 पाई। रेसिप्रोकल में हम ले रहे हैं सब कुछ। तो यह LC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर थी यहां पर पूरी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब फिर से एनर्जी पूरी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी एक दूसरे को लेते देते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे। लेकिन ये आइडल केस होती है और आइडल ऐसी कभी भी दुनिया में कोई आइडल कैपेसिटर और इंडक्टर होते नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसलिए धीरे धीरे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डीके होता जाएगा और एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो दिस इज LC ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे कि LC टैंक ऑसिलेटर किस तरह से होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। एडी करंट्स हम देख रहे हैं। मेटल पीस है हमारे पास या मेटल की कोई शीट है, किसी भी शेप की हो और किसी भी साइज की हो, या मेटल का कोई बड़ा पीस भी हो सकता है। उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड, सपोज हम एक मैग्नेट को उसके पास ले जाते हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसके कारण सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जैसा कि हम जानते हैं सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस पीस में, और इसके कारण सर्कुलर करंट भी जनरेट होगा इस पीस में। सर्कुलर करंट उसी तरह से होता है जैसा कि पानी में आप देखते हैं ईडी, पानी में जो भंवर पैदा होते हैं आपने देखा होगा। तो पानी में जो भंवर पैदा होते हैं उन्हें ईडी कहा जाता है। उसी तरह की ईडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह से आपने हरिकेन देखा होगा, हवा में भी ईडीज साइक्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरह से यहां पर एक साइक्लिक करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। गोल गोल करंट घूमता है, सारे चार्ज गोल गोल घूमते हैं, तो ये ईडी कहलाता है, बिकॉज इट इज लाइक ए ईडी that is generates in water. Normally we see that. So these currents are called ED currents. ED currents का काफी यूज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड इंडक्शन फर्नेस होता है। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, वहां पर मेटल होती है और बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्रिएट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, काफी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है और चेंज भी बड़ी तेजी से होती है। तो इस मेटल पीस में ईडी करंट जनरेट होता है और ईडी करंट्स के कारण ये मेटल मेल्ट हो जाती है। मेल्टिंग ऑफ मेटल बाय ईडी करंट्स। और से इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन कुकर भी होते हैं आजकल, इंडक्शन कुकर भी होते हैं। उनमें क्या होता है कि आपका जो यूटेंसिल है वो मेटल का बना होता है। यहां पर कोई बर्नर नहीं लगा होता है, कोई हीटर नहीं लगा होता है, सिर्फ एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से चेंज होता है। उस फ्लक्स के चेंज होने से इस मेटेलिक यूटेंसिल में ईडी करंट जनरेट होती है और ये वार्म अप हो जाता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट तो यहां भी होगा क्योंकि ईडी करंट करंट ही है, चार्ज का फ्लो है, चार्ज फ्लो होगा मेटल में से, तो वहां हीटिंग इफेक्ट तो होगा ही। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वहां पर आपका यूटेंसिल गर्म हो जाएगा और यू विल सी दैट यू विल प्रिपेयर द फूड विद दिस। तो इंडक्शन फर्नेस के अलावा इंडक्शन कुकर भी होते हैं, इंडक्शन यूटेंसिल भी हो सकते हैं। तो ईडी करंट का काफी यूज है, कोई मुश्किल नहीं है समझना, इसे बहुत आसान है। अब हम देखते हैं डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। डीसी मोटर का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल होता है। मैग्नेट्स होते हैं यहां पर
सर्कुलर मैग्नेट्स होते हैं, उनके बीच में एक रोटर होता है, रोटर जो रोटेट होता है। रोटर बेसिकली एक शाफ्ट होती है, उस पर कॉइल होती है इस तरह से, और जब इस कॉइल में एक्सटर्नल ईएमएफ सप्लाई करते हैं हम, तो इस कॉइल में मैग्नेट क्रिएट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण इसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, और यह इस मैग्नेट से इंटरैक्ट होता है। इंटरैक्ट करने पर यह रोटेट होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होना चाहिए, इसलिए यहां पर अल्टरनेट कनेक्शन होते हैं। दो वायर जो है यहां पर हाफ जो होता है, इस रोटर के एंड पर हाफ कनेक्टर लगा है, एक इधर हाफ कनेक्टर लगा है। यहां पर कार्बन ब्रश से यह कनेक्टेड है, एक कार्बन ब्रश से इस पर कनेक्शन है। ये जब रोटेट होगा तो थोड़ी देर बाद यह वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा घूम के, और यह वाला पार्ट आगे घूम के इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो अब रिपल्शन, फिर से रिपल्शन होगा, क्योंकि एक बार रिपेल हो गया इसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से रिपल्शन चालू हो जाएगा। तो यहां पोलैरिटी चेंज होती रहती है बार बार, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है इसमें बार बार यहां पर, क्योंकि कार्बन ब्रश कहलाते हैं। दिस इज कार्बन ब्रश, दिस इज फॉर द कनेक्टर। इनका शेप ब्रश की तरह होता है, और यहां पर कार्बन कनेक्टर्स होते हैं जो स्लिपरी होती है, स्लिप रिंग्स होती है, दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स पर कार्बन ब्रश कनेक्टर लगे होते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं, रोटेट होते हुए भी कनेक्शन बना रहता है और एक से दूसरे पर शिफ्ट होता है। जैसे ये गोल घूमेगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, गोल गोल घूमता रहेगा, पोलैरिटी चेंज होगी और यहां लगातार रिपल्शन होते रहेंगे, इंटरेक्शन होती रहेगी, तो ये रोटेट होता रहेगा। तो यहां तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन यहां पर बार बार ब्रश के कारण कनेक्टर की एक्सचेंज होते रहेंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी कॉइल वाला मोटर बनाना चाहते हैं। तो मोटर का कंस्ट्रक्शन से हमें मतलब नहीं है, हम केवल उसका प्रिंसिपल देख रहे हैं। इससे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? जब आपने यहां से सप्लाई किया करंट, कनेक्शन स्टार्ट किया, यह रोटेट होना जस्ट स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होगा उस इंस्टेंट पर इसमें काफी करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यह एक इंडक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि यह मैग्नेटिक कॉइल है, यह मैग्नेट है, और मैग्नेट के अंदर अगर कोई मेटल या कोई दूसरा कंडक्टर रोटेट होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वह फील्ड क्रिएट करेगा, ऐसा करंट क्रिएट करेगा जो उस कर्स का अपोज कर सके। तो ये जो मोशन हो रहा है कुछ इस तरह से होगा, उस कर्स का अपोज करेगा जिस कर्स के कारण ये मोशन हो रहा है। ये मोशन क्यों हो रहा है? कि हमने एक्सटर्नल ईएमएफ जनरेट किया है, तो इसके अंदर ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जो एक्सटर्नल ईएमएफ का अपोज करे। तो एक्सटर्नल ईएमएफ का अपोज होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा, और बैक ईएमएफ जो होगा वो स्पीड ऑफ रोटर पर डिपेंड करता है। बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द रोटर। तो जब मैक्सिमम स्पीड होगी, एट मैक्सिमम स्पीड back EMF is least. At lowest speed, current is maximum. This is very simple fact. जब रोटर की स्पीड बहुत कम होगी, बैक ईएमएफ बहुत कम होगा और करंट मैक्सिमम होगा। करंट की वैल्यू क्या होती है आप देखिए। करंट क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज अप्लाइड माइनस बैक ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू से। तो कोई मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। आपको 2 छोटी छोटी बातें बता दी है जो ही आपको याद रखना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम। एसी डायनामो को हम देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है यह समझते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होता है। यहां पर एक
मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल देख रहे हैं आप। साइड व्यूज आप इस तरह से देखेंगे। यहाँ कॉइल है, कॉइल जो है रोटर पर माउंट की जाती है और रोटर को किसी मैकेनिकल पावर से घुमाया जाता है। जब ये घूमता है तो क्या होता है, जब रोटर घूमता है तो कॉइल का आप एंगल देखिए, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल देखिए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल। और कॉइल का एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में आप देखिए यहां पर 0 एंगल है, तो यह एंगल चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा। जब कॉइल रोटेट होती है तो रोटेशन में थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं ओमेगा इंटू टी। रोटर की जो एंगुलर स्पीड है वह है ओमेगा। तो फाई इज एन ए बी कॉस ओमेगा टी होगा। और इस कॉइल में क्या होगा, जो ईएमएफ जनरेट होगा वह यहां से आप देख सकते हैं स्लिप रिंग्स के थ्रू। दीज आर स्लिप रिंग्स, रिंग से कनेक्टेड है। कॉइल के दोनों टर्मिनल रिंग से कनेक्टेड है, 2 रिंग्स पे कनेक्टेड है और दोनों रिंग के ऊपर 2 कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। हमेशा से मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था कि यह तो रोटेट होता है तो फिर टर्मिनल कैसे कनेक्ट करते हैं। यह कनेक्टर रिंग से लगा हुआ है, यह कनेक्टर इस रिंग से लगा हुआ है, दोनों रिंग पर सेपरेट कार्बन ब्रशेस हैं। इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, क्योंकि जब रोटेशन होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स जो है कॉस ओमेगा टी के फंक्शन के अकॉर्डिंग वैरी होगा। आप देख सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम होगा, डिक्रीज होगा, इस तरह से। दिस इज द फ्लक्स वर्सेस टाइम। फ्लक्स का डेरिवेटिव यदि फाइंड करते हैं आप तो आपको मिलेगा E, दैट इज डी फाई बाय डी टी। दिस विल बी एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस, और एक और एक्स्ट्रा माइनस आप ले लेंगे तो यहां हो जाएगा टोटल एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ जो होगा जनरेट हुआ होगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। साफ देख सकते हैं मैक्स ईएमएफ की जो वैल्यू है वह होगी एन ए बी ओमेगा, मैक्सिमम ईएमएफ जो डेवलप होगा। और ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देख सकते हैं, जहां फ्लक्स डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहां ईएमएफ इंक्रीज होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ईएमएफ टाइम का ग्राफ आप देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग टाइम और फ्लक्स का ग्राफ भी देख सकते हैं आप। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां फ्लक्स मैक्सिमम होगा ईएमएफ मिनिमम होगा, जहां फ्लक्स 0 होगा ईएमएफ मैक्सिमम होगा, एंड सो ऑन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कॉइल का फेस फ्लक्स लाइंस के परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ क्या होगा। यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम है, इसका मतलब ईएमएफ मिनिमम है, ईएमएफ 0 है। हम जानते हैं कॉस जहां मैक्सिमम होगा वहां साइन मिनिमम होता है। बड़ी आसानी सी बात है ये। इसी तरह से डीसी डायनामो भी होता है, लेकिन डीसी डायनामो में क्या होता है, स्लिप रिंग जो होती है 2 पार्ट में ब्रेक कर दी जाती है। स्लिप रिंग को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इस तरह से। दोनों स्लिप रिंग दोनों पार्ट में ब्रेक हो जाती है। और कनेक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। अब 2 स्लिप रिंग होती है, यहां से एक टर्मिनल इसमें कनेक्ट होता है, तो यहां से एक टर्मिनल, यहां से एक पार्ट इसका इस रिंग से कनेक्ट होता है। उसी तरह से जो नेगेटिव वाले एक और रिंग आ रही है, एक और कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन वह इससे हो रहा है और दूसरा कनेक्शन इससे होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस दीज आर द कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस एक इससे कनेक्ट होता है इस स्लिप रिंग से, दूसरा इस स्लिप रिंग से कनेक्ट होता है। जब इसमें ईएमएफ पॉजिटिव होता है तो इसमें पॉजिटिव करंट ईएमएफ मिलेगा आपको। रोटर घूमता है, रोटर घूमने से जो ईएमएफ पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब वापस से यह इससे कनेक्ट हो जाएगा। यह अगर पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव है। जब गोल घूमेगा
गोल घूमने से 180 डिग्री के एंगल जब घूम जाएगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अल्टरनेट कनेक्शन होता है। तो जो ईएमएफ मिलता है आपको वो हमेशा इस तरह से मिलता है। डीसी डायनामो इस तरह से होता है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, बस रिंग्स आधी आधी बना दी और एक इससे कनेक्ट कर दिया, इसको अल्टरनेट कनेक्ट कर दिया, क्रॉस कनेक्ट कर दिया। जो गोल घूमेगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह से अल्टरनेट कनेक्शन होगा। तो इतना ध्यान रखना है कि डीसी डायनामो में स्लिप रिंग्स जो रिंग्स हैं उनको हाफ कट बनाया जाता है और कुछ इस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, डीसी डायनामो भी सेम फॉर्मूला होगा ईएमएफ का डीसी डायनामो के लिए भी, लेकिन यह तो सिर्फ प्रिंसिपल है। 50 तरह के डायनामो हो सकते हैं और 1000 तरह की मोटर्स हो सकती है। तो हमें समझना है, हमारा प्रिंसिपल को बस समझना है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं यहां पर। तो आइए आगे देखते हैं आप। मैक्सिमम ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं इस एग्जांपल में। A 10 turn conducting loop with a radius of 3 centimeter spins at 60 revolution per second in a magnetic field of 0.5 Tesla. The maximum EMF generated is maximum EMF is NAB omega. Calculate करते हैं। N number of turns is 10. Area is radius is given, not the area is not given, radius is given 3 centimeter. So area is pi into 3 into 10 to the power minus 2 whole square. This is pi r square is the area. Omega is 2 into pi into frequency. Frequency is the 60 revolution per second. So it is the 60. This is omega. Omega is twice pi f. F is the frequency of revolution. B is the magnetic field that is given 0.5. Let us calculate this all. 10 to the power minus 4 होगा यहाँ पर, 0 and 0. This is 10 to the power minus 2. Pi into pi, it is nearly 9.8. You can take it almost 10. So it is 10. 3 square is 9. 9 into 2 is 18. 18 into 0.5 is again 9. 9 into 6 54. So it is nearly 5.4 or say 5.3 because our answers is 5.3 not 5.4 volt. So this is the answer. Approximate calculation में यूज कर रहा हूं यहां पर। पाई स्क्वायर को मैंने 9.8 के बजाय लिया है 10, तो इसलिए थोड़ा सा आंसर चेंज आया था मेरा, जिसे अप्रोक्सीमेट फिर से मैंने कर लिया है 5.3 वोल्ट। तो ये एक तरीका होता है कैलकुलेशन का। आइए आगे देखते हैं हम।